Hello everyone and welcome back to my channel Learn with AR। तो बच्चों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए जिसमें हमने ये सीखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या थे, एंड एज वेल हमने लर्न किए थे 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय सर हेनरी फ्योल। तो Sir Henry Fayol graduated from Mining Academy in the year 1880 and he was a mining engineer। और उन्होंने अपने करियर में जो भी एक्सपीरियंस किया था उसके बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो लिखी थी उन्होंने 1949 में, एंड उसमें उन्होंने डिटेल में कंट्रीब्यूट किया है अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन की थी। होप यू रिमेंबर दोज 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय सर हेनरी फ्योल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने दिया हमें, सर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ओके, ये कौन थे? ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं। उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ की थी अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। उन्होंने भी हमें अराउंड 7 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है सो दैट हम उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिस तरीके से सर हेनरी फ्योल वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इनके कंट्रीब्यूशन के बाद इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ऑफ हिज लाइफ इन हिज करियर। विल स्टार्ट विथ क्लासिकल अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग हमारी स्क्रीन पे। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल अप्रोच? क्लासिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी करना। ठीक है, यहाँ पर साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग या हम कह सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ही वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। कोई भी काम एज अ मैनेजर अगर हम करते हैं और साइंटिफिकली सोच समझ कर करते हैं, वट एवर डिसीजंस आर बीन टेकन ओके बाय अस एज अ मैनेजर, वो सब सोचे समझे होने चाहिए, वेल प्लान्ड होने चाहिए, ना कि रैंडम होने चाहिए। एंड सिर्फ इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि हम बहुत पहले से ये करते आ रहे हैं तो अभी भी हम यही मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक थियोरी में हम जो देख रहे हैं यहाँ पर की कंट्रीब्यूटर्स है, एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट के की कंट्रीब्यूटर्स है F.W. टेलर सर। 1856 से 1915 इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फ्रैंक गिलब्रेथ 1868 से 1924। देन अनदर नेम यहाँ पर है लिलियन गिलब्रेथ 1878 से 1972, एंड हेनरी केंट 1861 से 1991। तो इन 4 मेजर की कंट्रीब्यूटर्स की वजह से साइंटिफिक थियोरी हमें इतनी सिंप्लीफाइड होगी समझ में आई है, और अगर हम ये साइंटिफिक थियोरी को हमारे बिजनेस मेथड्स में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट अ successful results. What is scientific management? F.W. Taylor is, as I told you earlier, कि उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिन्होंने एक रैशनल और सिस्टमैटिकल अप्रोच, एक नज़रिया बताया बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। उन्होंने ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एम्फेसिस किस पे दिया है कि फर्स्ट आपको प्लानिंग करनी चाहिए, which will of course bring a standardization in your business organization। आप अपने ह्यूमन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेशनल लेवल्स पर आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, एंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट you must actually use scientific management principle in few scientific principles of management. The very first one is development of science for each part of job. Next is scientific selection of workers. उसके बाद है scientific training and development. Then comes cooperation between management and workers. Then he says division of responsibility must be done. उसके बाद mental revolution, and last is we should bring and we should try to bring always a maximum prosperity for employees and employers. यू कैन सी हियर कि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डिटेल में हम सीख रहे हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच पार्ट ऑफ मैन जॉब। इसमें क्या लिखा है कि एज अ मैनेजर आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालाइज, स्टडी करना पड़ेगा एक एम्प्लॉय
क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक काम को करने के लिए कितना टाइम लग सकता है. तो वी शुड डिटरमाइन हाउ मच ही कैन वर्क इन अ डे, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो दिन भर में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है. एंड वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ही कैन डू दैट पर्टिकुलर जॉब. तो यहाँ पर पूरे जॉब को एनालाइज किया जाएगा वेरी साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके, स्टडी करके एंड एनालाइज करके. हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि काम को करने का सबसे आसान तरीका क्या है और कितने जल्दी एक पर्टिकुलर काम को अंजाम दिया जा सकता है, और कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम कर सकता है, स्पेशलाइज्ड है, कितने टाइम के अंदर कर सकता है, और कितने एफिशिएंटली द पर्सन कैन डू द जॉब. एंड डेफिनेटली ये सारे बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि किसको हमें क्या काम देना चाहिए, राइट. Second comes scientific selection of workers. And of course, selection of workers indicates what? Like interviews, procedure. Scientifically, अगर मैं इस वर्कर्स को सिलेक्ट करने जाऊँ तो मुझे उनकी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, उनका सोशल बैकग्राउंड एंड टेक्निकल क्वालिटीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. वाइल कंडक्टिंग द इंटरव्यू मुझे बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन प्रोसीजर्स को यूज़ करना है, बहुत तरीके से उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना है साइंटिफिकली, सो दैट उस इंटरव्यू में क्लियर हो जाए कि वो वर्कर की क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो मेंटली एंड फिजिकली फिट है, उसके पास कितनी नॉलेज है, वेदर ही स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अ फ्रेशर, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या स्पेशलाइजेशन है, एंड ऑन दैट बेसिस आई कैन असाइन हिम द जॉब इन माई कंपनी. तो इसीलिए साइंटिफिकली सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स का यूज़ करना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है. थर्ड क्या है यहाँ पर? साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए? उनकी ट्रेनिंग मेथड्स में. वी शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट. अब ये रेगुलर ट्रेनिंग हम क्यों दे रहे हैं? उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, उनकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, सो दैट इन फ्यूचर हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो भी मतलब हम कैपेबिलिटी है उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए. तो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करके हम उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहेंगे, अलग अलग साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड्स हम यूज़ करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो करियर डेवलप कर सके, एंड राइट मेथड यूज़ करके नेसेसरी ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए, ऐसा सर F.W. टेलर का कहना है. ओके, नेक्स्ट. एज अ मैनेजर वी शुड वर्क ऑन कोऑपरेशन, ठीक है, टीम स्पिरिट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक कोऑपरेशन, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एक मैनेजर का काम है कि वो अपने वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम रिजॉल्व करे, उनकी कंप्लेंट्स और उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करे, ठीक है. टीम स्पिरिट, एक हेल्दी फ्रेंडली एनवायरनमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करे. इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम एंड एनर्जी है वो कम्प्लीटली हम काम पर लगाएंगे, ना कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ज़्यादा रिजॉल्व करने में लगाएंगे. सो अननेसेसरी टाइम पास होने से बचेगा, और टीम स्पिरिट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें कोऑपरेशन रहेगा बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, एंड दिस कैन गिव यू बेटर रिजल्ट्स. एफिशिएंसी लेवल जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगा. उसके बाद जो F.W. टेलर है वो कहना चाह रहे हैं अबाउट डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली नेम इंडिकेट्स कि हमें जो भी काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डिवीजन उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, बिकॉज जो भी काम है वो बांटना चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ. एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उन सबको उनका रोल पता होना चाहिए, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सीनियर है, ठीक है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, किसको क्या काम आता है, उसके हिसाब से काम को एलोकेट को डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एबिलिटी. स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर काम को डिवाइड किया गया तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, मिस्टेक्स कम होगी, ऑप्टिमम लेवल पे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को अचीव होगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑफ कोर्स. तो इसीलिए देयर मस्ट बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन मैनेजमेंट एंड द स्टाफ अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एबिलिटीज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल रेवोल्यूशन. सो F.W. टेलर सेज हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए एज अ मैनेजर, एज अ टीम लीडर, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, ठीक है. तो जो
एम्प्लॉय जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो वीक है, अगर आप उसको चैलेंजिंग रोल प्ले करते हो, उसको मोटिवेट करते हो, उसके काम को आप अप्रिशिएट करते हो बाय गिविंग द प्रॉपर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो डेफिनेटली उसमें एक चेंज नज़र आएगा. मेंटल रिवोल्यूशन विल गिव यू बेनिफिट. डेफिनेटली आपकी वर्क एफिशिएंसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी से काफ़ी बढ़ सकती है. एंड लास्ट इज मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स. ठीक है, तो लास्ट वन हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट लाना हो अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम चाहते हैं कि देयर मस्ट बी एन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को डेफिनेटली वैसा ट्रेन करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क ऑन देम बिकॉज ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर. एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी आपको बढ़ानी होगी, डेफिनेटली उसके लिए यू नीड टू वर्क ऑन दैम. और वो कैसे करोगे आप, तो उनको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देकर, प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, टीम स्पिरिट एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके, नेसेसरी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके. ठीक है, तो ये सब अगर आप करते हो तो इससे बट ऑफ कोर्स है एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी. एंड एफिशिएंसी का बढ़ना मतलब होता है बेटर रिजल्ट्स. ही विल वर्क विथ फुल कमिटमेंट एंड डेडिकेशन. एंड जितना कमिटमेंट एंड डेडिकेशन के साथ 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम करेगा, ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर. सो वर्कर्स अगर बहुत कमिटमेंट एंड डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में फुल एफर्ट्स लगाते हैं 100% रिजल्ट्स के लिए, जितना उनका इनपुट रहेगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा. तो इसीलिए यू शुड वर्क ऑन द प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ओके एवरीवन, द लास्ट स्लाइड here is the advantage of scientific management. The scientific management will bring you what? These benefits like scientific, अगर आप सिलेक्शन करते हो, ट्रेनिंग करते हो एम्प्लॉयज़ की, तो इससे वर्कफोर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा. और वर्कफोर्स का एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट इम्प्रूव होगा. Then there is an harmonious relation between the workers and the management. This is possible. Why? Because हम जो भी decision making कर रहे हैं वो scientific techniques and scientific methods को ध्यान में रख कर रहे हैं. In order to bring cooperation between the workers and the management, scientific theories को follow कर रहे हैं, तो बहुत ही पीसफुल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इसे क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. ऑफ कोर्स जो हमने अभी इसे प्रीवियस स्लाइड में देखे. इसके बाद हम देख रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरीज़ को फॉलो करके हम बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू स्किल द नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट, इसके बाद हम देखेंगे देयर इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स. वाई? सो दैट हम जो वर्किंग कंडीशन है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसको इम्प्रूव कर सके. एंड ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, स्ट्रेस लेवल एंड फैटीग रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय फुल 100% देगा अपना फुल कमिटमेंट एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में वो काम करेगा, तो मिस्टेक्स कम होगी एंड एफिशिएंसी ऑफ कोर्स बढ़ेगी. हायर वेजेस टू द वर्कर्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी. एंड डेफिनेटली इससे पहले जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, लाइक वर्कर्स को हम क्या दे रहे हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स. तो बस ऑफ कोर्स यहाँ पर वर्कर्स को वेजेस अच्छा खासा मिलेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय सर F.W. टेलर, तो उसका क्या रोल है, उसकी क्या थियरीज़ है, उसकी क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है एंड उसके क्या एडवांटेजेस है, हमने इस वीडियो में सीखा है. ऑलराइट.